नमस्कार। स्वर समर्पण कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपने अक्सर सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि मैंने एक गज़ल सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आज आपको कहती हूँ कि मैं गज़ल को देख रही हूँ आज, अपने ठीक सामने स्टूडियो में बैठे हुए। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन, और हम इन्हें जानते हैं एक रूह दो नाम के तौर पर। आज बहुत सारी बातें हैं हमारे पास करने के लिए, गज़ल के बारे में भी और हमारे दोनों उस्तादों के बारे में भी। सबसे पहले स्वागत करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आदाब, नमस्कार। हम आकाशवाणी की बहुत आभारी हैं कि उसने आपसे हमें रूबरू कराया और इस बहाने आपसे जो बातचीत होगी, जो गुफ्तगू होगी, जो कुछ हम आपको गुनगुना के सुनाने की भी कोशिश करेंगे, तो वो अपने आप में एक माइलस्टोन बन जाएगी, ऐसा हमें यकीन है पूरा। हम आकाशवाणी से 1959 में बाल कलाकार के रूप में हाजिर हुए थे, जब हमें 5-5 रुपये कैश मिलते थे। फिर युवाणी में आए, जी। फिर बी ग्रेड में, फिर ए ग्रेड में, और उसके बाद टॉप ग्रेड से हमें सम्मानित किया गया। जी, तो हमारी पहचान ही आकाशवाणी से है। ये बहुत बड़प्पन है आप दोनों का। और जैसा कि हमने कहा कि आज जो है स्टूडियो भी हमें अपना बहुत गुलजार नज़र आ रहा है, खुश नज़र आ रहा है। तो मैं यहीं से शुरुआत करूंगी बातचीत की कि जब आपने एक साथ म्यूज़िक से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ चुनने की कोशिश की, उस दौरान गज़ल ने आप दोनों की उंगली कब थामी, किस उम्र में? लेकिन सबसे पहले तो जो आपने कही थी गुलजार नज़र आ रहा है, तो उसके लिए आपको मैं एक शेर पेश करना चाहूँगा। जी, इरशाद। वो बदन फूल है ना रंगत है, वो बदन फूल है ना रंगत है, देखने वाला खूबसूरत है। और जैसा कि आपने कहा, इस गुलजार को आगे बढ़ाते हुए हमारा ताल्लुक जयपुर घराने से है जी। और हमारी शुरुआत हमारे ही घराने से हमारे पिता स्वर्गीय उस्ताद अफजल हुसैन खान साहब ने शुरुआत कराई। जी। लेकिन बेसिक उन्होंने क्लासिकल ही हमें सिखाया। हम्म। और इन दी मीन टाइम ना जाने क्यों और उनका क्या मूड था, क्या नज़रिया था, वो तो हम नहीं जानते, पर कहने लगे क्लासिकल सीख लो। हम्म। लेकिन इन फ्यूचर मेरी ऐसी राय है कि दोनों मिलकर हम्म। लाइट म्यूज़िक और वो भी ख़ास तौर से गज़ल गाओ, जी। तुम्हारा नाम भी होगा, पहचान भी होगी, और उस पहचान के ज़रिए आपको ऐसा महसूस होगा कि हमने कुछ किया है। क्योंकि जो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है उसको तो लोग सुनते हैं, देखते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुछ अलग होके आती है तो उस पर नज़र चली जाती है। जी। तो ऐसा ही हुआ। तो वो बली सिफत लोग थे, उन्होंने ये बात कही और वहीं से हमारी शिक्षा, मतलब ऐसे तरीके से कि 5 और 7 साल की उम्र से ही हमारा ही गुरुकुल, उसमें हम जाके उनसे अपनी शिक्षा ग्रहण कर देते। जी। तो उस्ताद मोहम्मद हुसैन, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अब मुझे लगता है कि गज़ल गायकी में आप पहली जोड़ी हैं। जी हाँ। मेल जोड़ी। जी, मेल जोड़ी। तो जो एक साथ इस तरह से अब प्रस्तुतियाँ देती रही, पेशकश देती रही, और जिन्हें लोगों की मोहब्बत भी खूब मिली। लेकिन जो शुरुआती दौर था, जब एक साथ आप स्टेज पर जाते थे, एक साथ आपने गज़ल गायकी शुरू की, तो उस दौरान लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? कैसा रिएक्शन आपको मिलता था? देखिए, सबसे पहले तो हम जो ये रिएक्शन हमें मिला, उसके लिए तो हम यही शेर कहेंगे, खुशबू को फैलने का बहुत शौक़ है, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। तो सबका प्यार मिला। हमारे पिता उस्ताद अफजल हुसैन साहब ने हमारी माता श्री से यही कहा था कि गुरुकुल में पुत्र बना के मत भेजना, शिष्य बना के भेजना। जी। तो वो कहते थे मेरा इल्म अपनाओ लेकिन मेरा टॉन नहीं। हाँ। तो बच्चे जुड़वा भी पैदा होते हैं, उनकी भी एक शनाख्त होती है, जी। घर वाले समझते हैं। हुँ। तो अपनी पहचान मत खो देना और एक हमेशा साथ रहना। हुँ। तो आज आपको ये मसरत होगी कि हम लोग बरसों से, जी। चूल्हा भी एक ही है हमारा। जी। जी। लेकिन प्रतिक्रिया ये थी कि पहले तो ऐसा हुआ कि साहब क्या बात है, खानदानी लोग हैं, क्लासिकल छोड़ के लाइट म्यूजिक गा रहे हैं, वो भी गज़ल गा रहे हैं। वक्त आगे बढ़ा तो कुछ गज़लियाँ जब हमारी शुरू हुई थी, और पहले हम लोग जो है अपने वालिद साहब के साथ जाते थे।
हमारी अपनी कोई पहचान नहीं थी, पर क्योंकि पहचान यूँ बनी कि उस्ताद अफजल हुसैन खान साहब के बेटे हैं, तो वहाँ से जब चला कारवां तो उसके लिए थोड़ा सा ये आया था कि साहब क्लासिकल क्यों नहीं, लाइट म्यूजिक ही क्यों। लेकिन जैसे वक्त आगे बढ़ा पता लगा कि यार ये तो अच्छा काम जा रहा है, क्योंकि जोड़ियाँ बहुत थी, क्लासिकल की भी थी, लाइट में भी थी, लेकिन मेल जोड़ी जी ख़ासतौर से गज़ल की पहली हमारी थी और आज भी हमारी है, जी कल भी हमारी रहेगा, खुदा करे और जोड़ियां बने। जी बिल्कुल। और हम यही कहते हैं कि इससे बरकत भी होती रहती है। यकीनन जी। तो जब आप दोनों ने पेशकश शुरू की, आपकी परफॉर्मेंस होती रही, ऐसे में जो भाइयों के तौर पर आपका रिश्ता था वो गाढ़ा हुआ या कहीं उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए, क्योंकि एक साथ स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे तो अलग तरह का प्रेशर भी होता है। तो रिश्ते ने उस परफॉर्मेंस को हेल्प की या परफॉर्मेंस ने रिश्ते पर असर डाला? नहीं, देखिए रिश्ते तो खून के होते हैं, जी लेकिन परफॉर्मेंस ने इतना असर डाला, इतनी अंडरस्टैंडिंग हमारी करा दी कि उसमें गाढ़ापन ये आया कि हम भाई भाई के साथ साथ फिर दोस्त भी बन गए। जी गज़ल गाते गाते, गज़ल के अपने लफ्ज़ी माने हैं अपने महबूब से बात करना, जी हम कलाम होना। और गज़ाला हिरन को कहते हैं, गज़ाल हिरन को कहते हैं और गज़ाला हिरनी को कहते हैं। जी इसलिए ये समावेश जो बना गज़ल, वो अरबी लफ्ज़ से ही बना है। इसलिए वो चीज़ जब पैदा हुई तो हम लोग जब आगे बढ़े तो हमें बहुत सारे लोगों में, ख़ासतौर से हमारे कल्याण जी आनंद जी भाई में, कल्याण जी भाई बोले देखिए दोनों भाइयों में या किसी भी रिश्ते में अदब ज़रूरी है, लेकिन उसमें बंदिश ऐसी नहीं आनी चाहिए कि पता लगा कि अब मैं इसके सामने ये क्या कहूँ। तो अपने अदब के दायरे में रह के जी वो बात करिए, तो बजाय भाइयों के साथ साथ आप दोस्त भी बन जाइए, आपकी मुश्किलें आगे आसान होंगी। क्योंकि कल्याण जी आनंद जी भी दोनों भाई दोनों ही जी थे। जी हाँ, तो उन्होंने यही कहा कि भाई एकता बहुत ज़रूरी है। कोई अवार्ड अगर मान लो एक को भी मिला है तो ये समझना है कि मुझे भी मिला, तो इसमें सिर्फ भरोसा करना जी वो ज़रूरी है। और दिल बड़ा रखना पड़ता है, मतलब बेतकल्लुफी भी रहे लेकिन अदब भी रहे अदब भी उसमें। रहे। जी दोनों चीज़ें रही। तो आपकी जो एक शैली है गज़ल गायकी की, उसे बहुत अलग माना जाता है, बहुत पसंद भी किया जाता है। वो इसलिए कि गज़ल गाते गाते आप एक शेर पढ़ रहे हैं, कुछ और बीच में शुरू किया और तुरंत आपने वहाँ से संभाल लिया आकर और फिर से पहले वाले ट्रैक पर आ गए। ये काम करते करते हुआ या पहले से जब आप मंच पर जाते हैं उससे पहले आप प्लान करते हैं, परफॉर्मेंस से पहले कैसे होता है ये? नहीं, हम लोग क्या है साहब, देखिए हमारा मानना ये है कि कोई भी चीज़ प्लान से होगी वो तो सक्सेस हो ही जाएगी, जी लेकिन अनप्लान जो चीज़ें होती हैं तो वो अपने आप में एक उसकी तरफ से आमद होती है। तो उस नाते जब हमने ये काम शुरू किया तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था हारमोनी का, जो गज़ल में कभी हुई नहीं थी, उसमें पहले तो हमारी मुखालिफत हुई थी, ये क्या कर दिया, ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, ये तो वेस्टर्न है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को इतना पसंद आया कि फिर कुछ अरसे के बाद जब हमने नहीं किया तो ये कहा गया कि करिए। करिए। तो वहाँ से एक पहचान बनती हुई जब आई जी तो फिर यहाँ तक आ गई कि आज अगर मिसाल के तौर पे हम में से कोई एक भाई बाहर होता है, एक अंदर होता है, पहचान ये हो जाती है कि भाई दोनों साथ रहते हैं, तो कहाँ है, तो ऐसा लगेगा आपको कि वो बाहर होंगे या अंदर हैं। इतनी अंडरस्टैंडिंग कुदरत ने पैदा की हुई है हमारी। वही जैसा हमने कहा कि एक रूह दो नाम। बस। जी अच्छा, वेस्टर्न म्यूजिक का यहाँ पर जिक्र आया है। अभी आजकल हम सुनते हैं फ्यूजन, तो हमारी जो भारतीय शैली है उसमें कुछ कुछ पाश्चात्य शैली वेस्टर्न म्यूजिक को मिलाकर कुछ नया तैयार करते हैं, या जो पुरानी बंदिशें हैं, हमारी पुराने ख्याल हैं, उनको भी जो नई पीढ़ी है वो अलग तरह से पेश करती है। इसको, इस एक्सपेरिमेंट को आप दोनों किस नज़र से देखते हैं? देखिए ये फ्यूज़न कन्फ्यूज़न है हमारे नज़र में। जी उसकी वजह है भारतीय संगीत ऐसा संगीत है जहाँ किसी भी और संगीत का असर नहीं हो पाता। अब ये कहिए समावेश के लिए कि हमने वेस्टर्न भी सीखा, तो वेस्टर्न हारमोनी काउंटर मेलोडी को हमने जब इस्तेमाल किया गज़ल में, तो सिर्फ ऐसा कि जैसे कि नमक लेते हैं, जी लेकिन भारतीय संगीत ही वो ऐसा है, उससे सर हिलता है और पाश्चात्य संगीत से पाँव हिलते हैं। और हमारा मानना ये है कि जो आप कह रहे हैं फ्यूज़न या कोई भी काम करना बुरा नहीं है एक्सपेरिमेंट के तौर पे, लेकिन उसकी शक्ल बनी रहनी चाहिए।
जी। अगर उसकी शक्ल बिगड़ जाती है तो मुनासिब नहीं है। तो जब हमारे शास्त्रीय संगीत में इतनी गहराई है, सोच है कि जिसको सुन के आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता है, तो सोचिए उसकी ताकत क्या होगी। तो फिर हमें दूसरे सहारे की क्या ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसे जैसे लोग ज़्यादातर राग में राग मिलाते हैं, ज़रूरत नहीं है। एक राग में इतनी वसअत है, इतनी ताकत है, इतनी बढ़त में आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका अपना एक कलर है। लेकिन अगर आपने उसमें मिला दिया तो प्योरिटी ख़त्म हो जाएगी। जी। तो इसी तरह हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारी गज़ल गायकी के हिसाब से मूड जो बन रहा है राग बेश के हिसाब से, उसको अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा वक्त तक आदमी कायम रह सकता है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर की मिला के और उसका एडिटिंग करके पेश किया आपने, तो वो बहुत दिन नहीं चलती है। देखिए, हमारी नज़र में कंपोजिशन के 3 ही तरीके होते हैं। एक तो ये है कि शब्द आपके साथ होते हैं, आप उसे स्वर देते हुए चलते हैं, तो जाहिर है कोई राग की शक्ल इख्तियार होगी। एक ये है कि हम राग बेस कंपोजिशन करते हैं, है ना। जी। तो ये, और एक आमद आकाशवाणी जब होती है, वो कंपोजिशन हमेशा अमर हो जाती है जी। जी, क्योंकि वो उसकी तरफ से उसकी तरफ से। जी। अच्छा, आप दोनों की जो शरीके हयात हैं, जी। क्योंकि आपका रिश्ता अपने आप में इतना गहरा है, गुथा हुआ है आपस में, तो उनके अपने कैसे ताल्लुकात हैं? देखिए, ताल्लुकात मैं आपको एक ही चीज़ में बयान कर देता हूँ, उससे आप समझ जाएंगी। हमारी जब पॉपुलैरिटी बढ़ी 80 के बाद, क्योंकि 1980 में पहला एल्बम रिलीज़ हुआ था, जी। उसके बाद जैसे पॉपुलैरिटी आगे गई तो फिर हमने जहन में ये सोचा कि हमें बॉम्बे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो हम अपने माता पिता के पास गए, हमारे वालिदैन से हमने गुजारिश की कि देखिए ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले अदब ही सिखाया जाता है। जितने भी घराने हैं, सारे घराने अच्छे हैं, सारे कलाकार अच्छे हैं, सारे लोगों की पेशकश अच्छी है। ये गलत है कि मैं अच्छा हूँ और वो बुरा है, ये अच्छी चीज़ नहीं होती। हर कुदरत ने जिस तरह फूल बनाए हैं, उनकी खुशबू बनाई है, उनके कलर बनाए, उनके पसंद करने वाली बनाई। जी, बिल्कुल। तो उसी तरह हमारा मानना ये है कि जब हम ने उनसे इजाज़त ली कि ऐसा हम चाहते हैं बॉम्बे शिफ्ट हो जाए, तो उन्होंने कहा एक काम करो, अब तो तुम्हारी बहनों की भी शादी होगी, तुम्हारी भी हो गई, तो तुम अपनी फैमिली लेके जा सकते हो, हमारी रज़ा है। तो आपको जो आप पूछ रही थी सवाल, उसका जवाब देखिए कितना माकूल मिलेगा। हमारी दोनों की मिसेज ने एक बात कही कि आप लोग जाइए, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया हमने जाएंगे बॉम्बे, कि आप लोग जाइए, हम इनकी सेवा करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। ये हमारी मिसेज की दोनों की अंडरस्टैंडिंग और बता रहा दूसरा हूँ। ये एक सी ड्रेस पहनती थी जी हाँ। मतलब आप तो भाई हैं, वो भी बहनें दिखने कुदरती, लगी। हाँ, जी, कुदरत। जी। अच्छा, आपने कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए, जैसे एल्बम जब आपकी रिलीज होने लगी और आपके गज़लों के कई मूड पहुंचे लोगों तक, खूब उन्होंने मोहब्बत दी उन गज़लों को। उस दौरान जो म्यूज़िक से जुड़े हुए लोग थे, कई बार वो ऐसा भी सोचते थे कि अगर आप स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो वो एक प्योर तरीका है, आपको उसे रिकॉर्ड नहीं करना है या कमर्शियल एंगल उसका नहीं देखना है। तो इस बारे में आप क्या, मतलब रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड नहीं करना, वो बेचनी नहीं है, फिर बाद में हमें सामने बैठकर सुने जो जिन्हें सुनना नहीं, है। हमारा मानना ये है कि आप, अल्लाह ने जब दिमाग दिया है तो आप जी। कुछ और करेंगे। नहीं, अगर ये डर है कि साहब हमारी कंपोजिशन कोई चुरा लेगा या हमें नहीं गानी चाहिए, ये सिर्फ वहम है। अदरवाइज कुदरत ने आपको इतना बड़ा दिमाग और इतना बड़ा कंप्यूटर और इतने अच्छे अच्छे थॉट दे रखे हैं जी। कि अगर आप उनका इस्तेमाल करें तो बहुत कुछ हो सकता है। और और डर है तो बात ही खत्म हो जाए। सबसे पहले तो ये मानना चाहिए कि हमसे अच्छा अच्छा करने वाले हैं। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे, अपने आप को पेश भी नहीं कर सकेंगे। अभी तो आप इतने कामयाब हैं, एक पूरी नौजवान पीढ़ी जो है वो आप दोनों की ओर देखती है जब गज़ल की बात होती है। पद्मश्री अलंकरण आपको प्राप्त हुआ है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, फिर उर्दू अकादमी पुरस्कार। हम अगर बात करें तो राजस्थान संगीत रत्न, राजस्थान गौरव, सुर रत्न अवार्ड, स्टेट अवार्ड और भी बहुत सारे, और अब डॉक्टरेट की, PhD की मानद उपाधि से भी आप दोनों को सम्मानित किया गया। तो ये जो कामयाबी का दौर है, क्या अभी आपको ऐसा लगता है कि जीवन में आप दोनों कुछ करना चाहते थे और वो मन में कहीं एक कसक रह गई, वो नहीं कर पाए? देखिए, सबसे पहले तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, जो कुछ मिला है जी। हम उससे सेटिस्फाइड हैं। तो हमारी एक एकेडमी बनी हुई है, हुसैन बंधु म्यूजिक अकादमी।
और हर गर्मियों में हम एक कैंप लगाते हैं, एक हफ्ते का, लोगों को बुलाते हैं, उनको सिखाते हैं जी। और उनको यही कहते हैं कुछ मत दीजिए, लेकिन अगर यहाँ से कुछ आपको मिल जाए तो हमारे लिए सौभाग्य ये रहेगा, कम से कम वंश जैसे चलता है ना बच्चों से, जी जी। इस तरह हमारी ये एकेडमी, हमारी गायकी, हमारा घराना चलता रहे, इसी के लिए दुआ करते हैं। अच्छा, उस्ताद मोहम्मद हुसैन, ये बताइए कि आपके तो वालिद साहब ही जो हैं वो जी आपके हाँ, उस्ताद रहे, यकीन है है। ना? और आज आप बच्चों को सिखाते हैं, तो आप भी उस्ताद हैं। जो जब आप सीखते थे तब जो एक चलन था गुरु शिष्य परंपरा, और आज जो है, तो उसमें क्या बदलाव आया है? देखिए, हमारे यहाँ तो अभी यही है कि बच्चे वही गुरुकुल में आके सीखते हैं। जी। तो आपने हमारे भांजे को सुना है, मोहम्मद वकील, जो हमने तैयार, अहमद भाई के 2 सुपुत्र हैं जो मेरे दामाद भी हैं, मोहम्मद जावेद हुसैन और मौज़म हुसैन, बहुत नायाब गा रहे हैं। मेरा जी। बेटा इमरान हुसैन, तो ये और बहुत सारे शागिर्द हैं। जी। तो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अपने आप को उस्ताद समझना नहीं चाहिए। हम तो ये सोचते हैं, ये तो आप लोगों की नवाजिश है कि आपने उस्ताद बना दिया, वरना हम तो विद्यार्थी थे, विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी रहेंगे। मगर हमारी नज़र में जो बदलाव कह रही थी आप, वो ऐसा आया है कि पहले जो चलन था वो उस्ताद के गुरुकुल में जाके सीखने का, आजकल लोग जो उल्टा काम हुआ है उसकी वजह से बड़ी मुश्किल हुई है, और वो बदलाव बड़ा ख़राब है, हमारी जनरेशन के लिए ख़राब है, हमारे कल्चर के लिए ख़राब है, हमारे देश के लिए भी खराबी है कि आप उस्ताद को घर बुला के सीख रहे हैं, कभी नहीं आएगा आपको इल्म जब तक आप वहाँ जाके गुरुकुल में उनकी खिदमत से मुराद होता है, ये नहीं है कि खिदमत कर रहे हैं कुछ भी, जो वो कह रहे हैं उस ऑर्डर को मानिए, उनकी निगाहें पढ़िए, उनके एक्सप्रेशन जानिए, और अगर वो कह रहे हैं अभी नहीं सिखाऊंगा तो सोचिए कोई वजह होगी, कोई वजह। और अगर वो सिखा रहे हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं, आपको आएगा म्यूजिक, जी। और पेशेंस रखें। आज का दौर ये है, सबसे बड़ी कि 4 दिन 6 दिन महीना मान लीजिए, 6 महीना मान लीजिए, साल भर, तो सब आ गया म्यूजिक, पहले आते ही कहते हैं कब तक आ जाएगा म्यूजिक, तो हम उनको यही जवाब देते हैं, भाई इसका कोई पता नहीं होता, हमें ही नहीं आया तो किसको, हम कैसे कह सकते हैं कि आपको आ जाएगा, तो ध्यान नहीं रख रहे आजकल। दूसरा जी। निगम जी, उस्ताद का दिल जीतना पड़ता है, तब वो सिखाते हैं। वो आशीर्वाद लेना पड़ता है, बहुत कमाना जरूरी है, पड़ता है। बहुत जरूरी है। और उस्ताद को जब तक आप देखेंगे नहीं, जज नहीं करेंगे, एक्सप्रेशन नहीं देखेंगे, और उनके घर पे उनकी खिदमत जाके जब तक नहीं करेंगे, आपको इल्म नहीं मिलेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि साहब मैं ऑनलाइन ले लेता हूँ या किसी गुरु को घर बुला के सीख लेता हूँ, ये सिर्फ आपका वहम है, कला नहीं आएगी, जी। मौसीकी नहीं आएगी, और आप एक कामयाब कलाकार कभी भी नहीं बनेंगे, और आपकी परंपरा जो है वो चलेगी ही नहीं। जी। गुरु के गुरुकुल में जाके सीखिए, ऑनलाइन नहीं, ऑन नहीं, लाइन में आके सीखिए, हाँ जी। तो मज़ा आएगा। एक बचपन जिस तरह होता है कि एक बच्चे को जब हम एडमिशन कराते हैं स्कूल के लिए, तो एलकेजी से अपनी मंजिल पे जाता है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में नहीं जाता, तो थोड़ा पेशेंस रखने में क्या जा रहा है आपका कि साहब हमें रुकना है। हमारे गुरु का कहना था, काम करो नाम हो जाएगा, नाम पे ध्यान दिया तो काम भी जाएगा। काम भी जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पर आप एक, जैसे हमने कहा कि जुगलबंदी आपने शुरू की, एक कामयाब जोड़ी तो बैठी ही है, लेकिन क्योंकि 2 भाई भी बैठे हैं, तो मैं कुछ अंदर की घर की बातें जानना चाहूँगी आपसे। तो मैं पहले उस्ताद अहमद हुसैन से पूछती हूँ कि आप उस्ताद मोहम्मद हुसैन की कोई एक ऐसी चीज़ बताइए, कोई एक ऐसी आदत बताइए जिससे जब छोटे थे तब या अब भी आपको थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है, नाराज़गी हो जाती है, या आप वो बात पसंद नहीं करते? नहीं, गुस्सा तो हम लोगों को आपस में आता नहीं, लेकिन नाराजगी जरा सी होती है और फिर वो बदल जाती है। अब क्या है कि ये इनको एक थोड़ी सी आदत ये थी कि हमारे वालिद साहब ये कहते थे कि भाई ये छोटा है और इसमें खूबियां तो बहुत हैं, थोड़ा ध्यान रखो, लेकिन हम ये मानते हैं कि इनको आदत पैसे नहीं रखने की पहले थी, अब तो एक जमाना बदल गया तरीका, पैसे रखने की आदत नहीं थी, कितना भी कहते थे ये नहीं मानते थे, वहाँ हमको झुंझलाहट आ जाती थी। तो फिर हमने क्या किया, एक ज़माने में ये होता था कि पहले हम अपनी छोटी छोटी सी डबियाँ टाइप होते थे, उनको रख जाते थे पैसे को और लॉक कर जाते ताकि कोई बच्चा ना ले ले।
लेकिन जब इनकी शादी हुई, जब कुछ हुआ, तो हमने फिर एक ही बात सोची कि भाई इसको लॉक को खोलेंगे सबसे पहले। कभी कुछ भी ज़रूरत हो गई तो ये जा सकते हैं और ला सकते हैं। जी और हमने अपनी तरफ से ये कोशिश की बड़ा होने के नाते जी कि हर चीज़ शुरू से हमने 2 खरीदी। आने वाले दौर में अगर किसी वजह से एक चीज़ है और दूसरी ला नहीं पाए तो दूसरा घर के बच्चे ये नहीं कह सकते कि इस जगह ये चीज़ है और इस जगह नहीं नहीं है। है। ये हमारी कोशिश रही। जी तो ये चीज़ें थोड़ी सी इनकी थी जो एक कमियां मान लीजिए या झुंझलाहट आती थी, लेकिन बाकी तो फिर अपने काम में तो बहुत अच्छे हैं। जी। अच्छा, आप बताइए कि बड़े भाई के तौर पर इन्होंने कितना रौब आप पर झाड़ा? देखिए, नहीं रौब नहीं, हकीकत तो ये है, सही मानों में हम में फ़र्क तो है 2 साल का, लेकिन जी। बेटे की तरह पाला। हाँ कहीं आप सफ़र में हम जा रहे हैं जी तो मुझे सुलवा दिया, लेकिन हाँ। खुद ही जागते रहे। जी ये बहुत बड़ी बात है। और आज जो भी है इन्हीं की बदौलत है सब कुछ। जी। चलिए, हमारी दुआ है ये प्यार, ये मोहब्बत, ये अदब बना बना रहे, रहे, बना रहे। बिल्कुल बना रहे। तो आमतौर पर जब आप जैसे किसी कार्यक्रम की तैयारी नहीं कर रहे होते और रियाज भी नहीं कर रहे और कोई बच्चा भी सीखने नहीं आ रहा है, तो उस खाली वक्त में क्या करते हैं? खाली वक्त में देखिए डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे इनका तो खासतौर से काम ही एक है कि रियाज नहीं करे कोई नहीं, तो शेर व शायरी ये करते भी हैं, पढ़ते भी हैं, जी सेलेक्ट भी करते हैं और लिखते भी रहते हैं। जी ये तो इनकी बात हुई। मेरा काम तो एक है साहब कि मैं जब फ्री होता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि जो हमारी फैमिली, मतलब सारा घर ही हुआ, हाँ जी पूरे कुटुंब के लिए मैं ये सोचता रहता हूँ इसके लिए क्या करना है और इसको कैसे करना। जैसे मान लो मेरी अभी ग्रैंड डॉटर ही है, वो अब फर्स्ट ईयर में गई कॉलेज में, तो हम उसको यही कहते रहते हैं कि तुमको खुद को अपने आप में इतना सक्षम बनना है। ये नहीं, आज की लेडी तो इतनी आगे पहुंच गई, क्या नहीं कर सकती वो ही बनना है। कुछ भी कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आप कुछ करने जाओगे तो। डरो नहीं किसी भी काम से कि मैं गाड़ी नहीं चला सकती या मैं ये नहीं करती, वो सब है। मैं तो मिसाल दे रहा हूँ आप जी कि मैं ये नहीं कर, जो नहीं कर सकते वो पहले करो, वो करो। आपको आ जाएगा। लेकिन अगर जहन में साइकोलॉजिकल ये बिठा लिया कि नहीं आएगा, फिर नहीं आता कोई भी काम हो। बिल्कुल सही बात है। परिवार में जैसे आपने बताया कि आपकी अगली पीढ़ी भी जो है वो म्यूजिक से जुड़ी जी है, हाँ। तो परिवार में और बच्चे भी हैं जो म्यूजिक से कोई ताल्लुक नहीं, जिनका जो अलग फील्ड में कुछ कर रहे हैं, ऐसा भी है नहीं क्या? नहीं, हमारे सारे बच्चे ही म्यूजिक में हैं। जी अब एक बच्चा जो है वो मेरा लड़का था, उसकी डेथ हो गई, वो डिफरेंट उसमें जा रहा था शौक में। तो हमारे यहाँ बाकी जितने लोग हैं वो सब म्यूजिक में, तो सब म्यूजिक कर रहे हैं आपकी दुआ। आपने बीच में जिक्र किया था कि आप मुंबई गए परिवार की रजा से, है ना? तो जब आप वहाँ पहुँचे तो वो जो दौर था, उस दौरान किस तरह का स्ट्रगल था? कैसे खुद को स्टेब्लिश किया? कैसे वो ताल्लुकात बढ़ाए? जो हम 78 में गए थे वो तो फिर मैं बता दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले हम बॉम्बे जब जाते थे तो अपने खुद के जो हम सेविंग्स करते थे वो भी वहाँ उठा के आ जाते थे, क्योंकि हमारी कोई पहचान नहीं थी। जी तो हमने स्ट्रगल के लिए हम लोग बॉम्बे में झोपड़पट्टी में भी रहे, हर प्रकार के आदमी से मिले, लेकिन कुछ इत्तेफाक हुआ कि हमारा काम कम से कम 10 साल बना ही नहीं और हम लौट आए। तो हमने कहा बॉम्बे जाना ही नहीं। इन दी मीन टाइम सितारा देवी जी, मेहदी हसन साहब आए हुए थे जी जब 1978। जयपुर, और सितारा देवी जी के पूरे घर से हमारे पारिवारिक संबंध, और हमारे पिताजी को राखी बांधती थी और पूरा परिवार बड़ा काबिल। जी तो वो आई थी, मेहदी हसन साहब से तो नहीं, लेकिन उनकी बड़ी बहन जो तारा देवी, उनके लड़के जो गोपी कृष्णा, तो तारा देवी ने हमें पूछवाया कि भाई वो लोग कैसे हैं क्या है, तो हम पहुंच गए। सितारा देवी जी से हमारी मुलाकात हो गई, उन्होंने करा दी। तो बातों बातों में कहने लगी, अरे तुम लोग बम्बई आओ। तो बॉम्बे के नाम से हम जरा वैसे बैठे थे नाराज से। मैंने कहा बॉम्बे नहीं आएंगे, हम बहुत बार आ गए, कुछ भी नहीं हुआ, तो अब बॉम्बे का तो जिक्र ही छोड़िए। अच्छा, ये बात है 1978 की। बोले एक बार हमारे कहने से और आइए, जी फिर मत आना। उन्होंने हमें पेश किया कल के कलाकार, रंग भवन जो एक जगह है ऑडिटोरियम उधर बॉम्बे टाउन में, वहाँ पेश किया था। जी और वहाँ से आपकी दुआ से मैं हवा हूँ बड़ी कामयाब हुई, जी और वहीं से हम कामयाब हो गए। वहीं से हुए। जी और एक वाक़या और याद आ रहा है।
1978 में ही बुआ जी का, मतलब सितारा देवी जी का जी कार्यक्रम था लता जी के पिताजी की पुण्यतिथि पर, जी दीनानाथ मंगेशकर जी। तो मेरे मुंह से निकल गया, मैं कहा बुआ जी हम चाहते हैं कि लता दीदी के साथ एक तस्वीर हो जाए। तो बोले ये बड़ी नाराज हो गई, तुमने क्या बात कर दी है जैसे। तो हमने सोचा कोई गुनाह कर, बोले नहीं ऐसा तरीका नहीं होता, तुम गणेश वंदना कंपोज करो, हम नृत्य करेंगे उस पर, जी तो लता भी के भी तुम मेहमान हो जाओगे। जी तो वाह वाकई जब उन्होंने हमें पेश किया जी तो दीदी खुद बोली वो कौन लोग हैं, तो बोली आ जाओ अहमद मोहम्मद। हाँ मैं कह रही थी ना जी ऐसे कोई अहमियत नहीं होती, जी आप देखो। हाँ मतलब वो तस्वीर भी कमाल ही आपने अपने वो काम से। उस तस्वीर का कोई वो नहीं क्या बोले जी मतलब है, ऐसे खड़े होके किसी के साथ फोटो खिंचाओ कोई फायदा नहीं। जी आपने बहुत अलग अलग स्टेज पर अलग अलग तरीके से आपने जो अपनी कला है उसका प्रदर्शन किया है। आप म्यूज़िक एल्बम्स आपने रिकॉर्ड किए, आप स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, फिल्मों से भी आपका ताल्लुक़ रहा है। वीर ज़ारा फिल्म में जो आपकी पेशकश थी खूब पसंद की गई और अभी तक उसे सुनते हैं, इबादत का एक रूप है वो। यकीनन। तो तीनों मीडियम में जब आप काम करते हैं तो क्या अंतर आप पाते हैं और किस में सबसे ज़्यादा सहज रहते हैं, खूब मज़ा आता है? नहीं सहज तो टोटल म्यूजिक में ही आता है, लेकिन वाइब में सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी मानते हैं वो गज़ल को, तो गज़लों को सुनते भी हैं और ऐसा नहीं है कि हम अपनी सुनते हैं। हम उस्ताद बरकत अली खान साहब, जी बेगम अख्तर साहिबा, के.एल. सहगल साहब गोविंद और प्रसाद जयपुर वाले हैं जहाँ, राहत साहब थे, उनको सुनते थे, मोइनुद्दीन साहब को सुनते थे, बहुत सारे लोग थे। फिर मेहदी हसन साहब तशरीफ ले आए, गुलाम अली साहब आए, जगजीत भाई। तो इनको सुन के जो मज़ा आता है, खाली गाना अपने जगह एक अलग चीज़ होती, लेकिन सुनना सबसे बड़े काम है। जी और सुनने में जो हासिल होता है, जो आपको प्राप्त होता है, वो कहीं नहीं हो सकता। नई पीढ़ी में आपको कौन से गायक पसंद है? कुछ नए लोगों को सुनते हैं आप? नहीं नए सारे अच्छे हैं, लेकिन सवाल एक है कि तब हम यही तो आपसे कहने जा रहे हैं कि जितने नए हैं उनको भटका रखा है। अगर वो काश अपने उस्ताद के ज़रिए सीख के इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो उनको कामयाबी मिलेगी। जी सही बात है। क्योंकि संगीत आध्यात्म की चीज़ है और अदब घराने की चीज़ है और फिर आपका फन सुनाने की चीज़ है। ये तीनों चीज़ों में फ़र्क है बहुत। तीनों को साथ लेकर हमें चलना है। तीनों साथ अगर समावेश हो जाएगा तो कामयाबी काम है। आपने जो ये किया वीर ज़ारा का जिक्र, जी तो यश जी ने ही कहा कि मदन जी की कोई ऐसी कंपोजिशन है जो फिल्मों में नहीं आई हैं। तब उन्होंने वो एक एक गाने की दो दो चार चार किया करते, जी तो वो रिजर्व थी, उस पर उन्होंने फिल्म बनाई। जी बाद में जावेद अख्तर साहब ने लिखवाया। जी तब उसमें जब ये कव्वाली का जिक्र हुआ तो इन्होंने कहा हम तो कव्वाली गाते नहीं हैं, कि नहीं आप ही गाओगे। वो इतने अड़ गए संजीव भाई और संगीता बहन जो मदन जी की बेटी हैं, जयपुर में ही शादी हुई है उनकी, तो नहीं भैया आप ही गाएंगे। तो भाई यश जी खुद इस कदर इतने बड़े होके भी हर रिहर्सल में खुद मौजूद होते। जी और तभी उसका असर भी नजर आया। जी तभी आता है। आपकी कामयाबी के किस्से कहे जाते हैं, एक लंबी फहरिस्त है जो उपलब्धियां आपने हासिल की है। फिर भी हम आकाशवाणी परिवार की ओर से ये दुआ करते हैं, आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप पहले तो तंदुरुस्त रहें, फिर ये जुगलबंदी ये जोड़ी बनी रहे और हम अलग अलग मंचों पर आपको खूब इसी तरह सुनते रहें। बहुत शुक्रिया। आज आपने हमें समय दिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पर्शिता श्रीवास्तव के साथ मैं नीलम मलकानिया अब आप सबसे लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।